गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग संगम साहित्य पढ़ रहे थे, तो संगम साहित्य के तहत दोस्तों ये चौथा लेक्चर हमारा होगा। सबसे पहला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि संगम साहित्य क्या है। फिर संगम साहित्य के तहत 3 राज थे, एक थे चोल, चेर और पांड। तो पहला लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने संगम साहित्य के बारे में डिस्कस किए थे कि संगम साहित्य में किन राजवंशों का जिक्र है, मतलब सुदूर दक्षिण के रिमोट साउथ के कौन से ऐसे राज थे। तो प्राचीन काल में ऐसे 3 राज थे, एक थे चोल, एक थे चेर, एक थे पांड। तो पहला लेक्चर दोस्तों हमारा रहा था संगम साहित्य क्या है, संगम साहित्य का रचना कैसे हुआ। फिर दूसरा लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था चोल राजवंश के बारे में। फिर तीसरा लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था चेर राजवंश के बारे में। और आज दोस्तों अंतिम राजवंश है पांड राजवंश। इसके साथ हमारा जो संगम साहित्य के तहत जो 3 प्रमुख राज थे प्राचीन काल में दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों डायग्राम में। हाँ, जैसे सुदूर दक्षिण, तो सुदूर दक्षिण के तहत दोस्तों हम लोग बताए थे कि जैसे विंध्याचल से कृष्णा नदी तक का इलाका दक्षिण और कृष्णा नदी से एकदम कन्याकुमारी तक के इलाका को सुदूर दक्षिण बोलते हैं। तो सुदूर दक्षिण में 3 राज हैं, चेर, चोल और पांड। और इनका जिक्र दोस्तों कहाँ है, तो इनका जिक्र संगम साहित्य में है। तो नेक्स्ट में देखेंगे आज जैसे संगम साहित्य के अनुसार 3 राज, तो संगम साहित्य के अनुसार 3 राज दोस्तों हम लोग देखेंगे। हाँ, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे चोल, चेर और पांड। तो संगम साहित्य के तहत दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि संगम साहित्य में जिन राजवंशों का उल्लेख है, चोल का, चेर का और पांड का, तो ये प्राचीन काल है। और एक दोस्तों मध्यकाल में भी है चोल, चेर और पांड, लेकिन हम लोग मध्यकाल वाला नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्राचीन काल के तहत पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन काल के तहत हमारा टॉपिक है। तो आज दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि जो प्राचीन काल में दोस्तों जो चोल, चेर और पांड है उनके जानने का स्रोत क्या है। तो उनके जानने का स्रोत संगम साहित्य है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देखे दोस्तों संगम साहित्य हमारा पहला लेक्चर था। और उस संगम साहित्य के जो राजवंश ने संरक्षण दिया और जिन राजवंशों का जिक्र था प्राचीन काल में, वो 3 राज थे दोस्तों, चोल, चेर और पांड। तो सबसे पहले हम लोग तो किसी भी या तो चोल या तो चेर या तो पांड के राजवंश का इतिहास जानना होगा दोस्तों। तो पहला स्रोत होता संगम स्रोत, संगम साहित्य। दूसरा उत्तर भारत के कुछ स्रोत, जिसके तहत हम लोग देखें तो उत्तर भारत में जैसे अशोक का अभिलेख या खारवेल का अभिलेख। फिर दोस्तों विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण का कहने का मतलब जैसे मेगास्थनीज, टोलमी, एस्ट्रेबो। तो दोस्तों आज पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि जानने का स्रोत। दूसरा हमारा होगा प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजा और उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सा उपलब्धियां हासिल किया, उनके प्राचीन काल के इतिहास में क्या योगदान रहा। तो दूसरा टॉपिक में हम पढ़ेंगे उनका राजा और राजा का उपलब्धियां, अचीवमेंट उनका क्या रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों राजधानी और प्रमुख बंदरगाह और शहर, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और फिर इनका राजकीय चिन्ह देखेंगे। और फिर इनके पढ़ने के बाद एक बार तुलना करेंगे दोस्तों, तीनों को तुलना करेंगे लास्ट में, क्योंकि आज हमारा अंतिम लेक्चर होगा। तो थोड़ा चोल और चेर और पांड का तुलना करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर दोस्तों स्लाइड के माध्यम से हम लोग। तो स्लाइड के माध्यम से दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सुदूर दक्षिण कहने का मतलब यही है दोस्तों। सुदूर दक्षिण कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, इलाका को सुदूर दक्षिण बोलते हैं, जहाँ पर चोर, चेल और पांड। तो आज हमारा पांड हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो एक पॉइंट यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इन लोग का राजकीय चिन्ह, जैसे हमारा अभी टॉपिक में देखे थे कि राजकीय चिन्ह, तो चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था दोस्तों, चेर का राजकीय चिन्ह धनुष है, तीर धनुष, और पांड का दोस्तों क्या है, तो पांड का दोस्तों मछली है। तो आज हमारा पांड टारगेट होगा दोस्तों। तो ये पॉइंट देख लेंगे, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग 2-3 क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे दोस्तों। जिनको डाउट होगा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे। ये देखिए राजधानी अगर देखना चाहेंगे दोस्तों तो इसमें देख सकते हैं कि चोल का राजधानी दोस्तों उरैयर है। बाद में मध्यकालीन चोल का राजधानी तंजावुर होता है। और चेर का राजधानी दोस्तों देखोगे कुरूर है यहाँ पर।
फिर पांड्य का राजधानी दोस्तों देखोगे तो मदुरै है। तो यहाँ से भी दोस्तों आप देख सकते हो कि एक सवाल पूछा जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। जानने के स्रोत देखेंगे सबसे पहले कि आखिर पांड्य राज को कैसे जानेंगे। ये दोस्तों देखिए कि चोल का जो राजकीय चिन्ह बाघ है और चेर का राजकीय तीर धनुष है और पांड्य का मछली है। तो यहाँ से सवाल आ सकता है दोस्तों, तो एक देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर है कि चोल, तो यहाँ पर आज हम लोग का दोस्तों पांड्य है। तो यहाँ पर सवाल होगा कि पांड्य के जानने का स्रोत क्या है। पांड्य दोस्तों या तो चोल राजवंश पढ़िए, या तो चेर राजवंश पढ़िए, या तो पांड्य राजवंश पढ़िए। इन लोगों को जानने का मुख्य स्रोत संगम साहित्य है, जिसको हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आप संगम साहित्य में ही दोस्तों इन 3 राजाओं का जिक्र है। तो 2 तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पांड्य। तो ऑलरेडी दोस्तों इसके बारे में हम लोग लास्ट 2-3 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि संगम साहित्य में सारे का सारा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बारे में हम लोग दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो अगर नए होंगे मेरे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे। उत्तर भारत वाला जिक्र करेंगे, जो नहीं डिस्कस किए वही आज डिस्कस करेंगे। हाँ, विदेशियों का विवरण में थोड़ा सा जिक्र करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो विदेशियों का विवरण में देखो संगम साहित्य में तो है ही, फिर उत्तर भारत में अशोक का विलेख, खारवेल का विलेख वगैरह में तो जिक्र है ही। इसके अलावा विदेशी में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्योंकि मेगास्थनीज के द्वारा एक बुक लिखा गया है इंडिका, और इंडिका में खास करके पांड्य राज के बारे में बताया गया है। चोल और चेर से ज्यादा किसका जिक्र किया गया है? पांड्य राज के बारे में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों यहाँ से सवाल कि मेगास्थनीज अपने इंडिका में किस राजवंश का जिक्र अत्यधिक किया है। ऑप्शन 1 चोल, चेर और पांड्य। तो पांड्य देखिए दोस्तों कह रहा है पांड्य राज को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया गया। मतलब मेगास्थनीज अपने बुक में बताया है। मेगास्थनीज दोस्तों जब हम लोग याद होगा, जब हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे तो उत्तर भारत में दोस्तों मौर्य साम्राज्य के तहत यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही राजदूत था दोस्तों मेगास्थनीज, जो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में याद करेगा। तो जब यहाँ मौर्य साम्राज्य तो वहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि चेर, चोल और पांड्य, मतलब मौर्य साम्राज्य का ही समकालीन तीनों राज है। तो यही मेगास्थनीज बता रहा है दोस्तों कि मोतियों का देश कौन है, तो पांड्य राज को मोतियों का देश कहा गया है। तो यहां से एक सवाल दोस्तों पूछ सकता है कि मेगास्थनीज के बुक में किस राजवंश के बारे में उल्लेख है, तो पांड्य के बारे में, जिसको मोतियों का देश बताया गया है। और साथ ही साथ देखिए रोमन लेखक प्लिनी दोस्तों कहता है अपने बुक नेचुरल हिस्ट्री का में, यहाँ सवाल पूछेगा प्लिनी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, तो नेचुरल हिस्ट्री का। तो ये अपने बुक में कहता है कि रोमन और भारत का व्यापार ऐसा है कि बैलेंस ऑफ द ट्रेड भारत की ओर झुका हुआ है। मतलब भारत का दोस्तों आप देखोगे कि भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम कर रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के तरफ है, इंडिया व्यापार में लीड कर रहा है। तो देखोगे दोस्तों इंडिया से या तो मसाला, सूती वस्त्र, रेशम, हाथी दांत वगैरह यहाँ से क्या होता था दोस्तों, यहाँ से आप देखो कि एक्सपोर्ट होता था। और वहां दोस्तों देखोगे जितने भी रोमन साम्राज्य के सोना और चांदी थे भारत में आता था। तो प्लिनी उसी के बारे में जिक्र किया है कि भारत सोना खत्म हो गया, रोमन साम्राज्य का सोना खत्म हो गया और चांदी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि भारत का जो ट्रेड ऑफ देखोगे ट्रेड बैलेंस भारत की ओर है। तो इसीलिए आप यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल पूछेगा। और साथ ही साथ बोला कि रोमन को अश्लील बना दिया। अश्लील कहने का मतलब कि रेशम और सिल्क के कपड़े अत्यधिक, जितने भी देखोगे दोस्तों, तो रोमन साम्राज्य की जो महिलाएं थी वहां अत्यधिक भारत की पोशाक पहनती थी। तो भारत की पोशाक कहने का मतलब था कि दोस्तों वहां के रोमन साम्राज्य में भारत का सिल्क और जो सूती वस्त्र वगैरह बहुत फेमस था। इसीलिए यहाँ पर प्लिनी कह रहा है कि रोमन साम्राज्य को अश्लील बना दिया, मतलब वहां की जो मखमली कपड़ा जो रोमन में पहना जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से। तो 2 आप, एक प्लिनी का और एक मेगास्थनीज का दोस्तों याद रखिएगा। बाकी तो हम जितने भी संगम साहित्य ऑलरेडी और अशोक और खारवेल पहले डिस्कस कर चुके थे, इसीलिए नहीं बताया। और एक इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी में बताया गया है कि भारत और रोमन का व्यापार बहुत ज्यादा हुआ है, जिसके तहत बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के तरफ है। और बहुत सारे जो देखोगे दोस्तों कि जितने रोमन से सोना और चांदी इंडिया में आ रहे हैं,
और भारत के मसाले वगैरह, रेशम वगैरह, सूती वगैरह, हाथी दांत वगैरह जा रहे हैं रोम में। तो इसका जिक्र किस में है दोस्तों? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसका लेखक का नाम दोस्तों क्या है? तो लेखक का नाम पता नहीं है। यूपीएससी में भी पूछा और बीपीएससी में पूछा है कि भाई पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का राइटर कौन है? तो अज्ञात है, पता नहीं है, नन ऑफ दीज होगा। तो दोस्तों यहाँ से ये भी एक महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैं बता दिया। बाकी तो जितने भी ऊपर में स्लाइड में दोस्तों फैक्ट था ऑलरेडी हम 2 लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो नए होंगे वो प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखा गया कि रोमन में क्या, तो देखो मसाला हो गया, इत्र हो गया, ज्वरात हो गया, हाथी दांत, बढ़िया वस्त्र, मलमल। यही दोस्तों मलमल वस्त्र जिसका जो जिक्र कर रहा, प्लीनी जिक्र कर रहा कि यही मलमल कपड़ा जो रोमन को अश्लील बना दिया है। तो देखो दोस्तों हम लोग यहाँ क्या क्या निर्यात करते थे। तो मसाला, इत्र, ज्वरात, हाथी दांत, मलमल वस्त्र, कहीं बहुमूल्य कीमती धातु पत्थर, हीरा, नीलम, कर्नेलियम, मोती, चंदन, लोहा इत्यादि दोस्तों हम लोग क्या करते थे? रोम को एक्सपोर्ट करते थे। और उसके बदले में हम लोग को क्या मिलता था दोस्तों? तो सोने और चांदी। यहाँ सोना और चांदी दोस्तों हम लोग को मिलता था। इसीलिए प्लीनी कह रहा कि रोमन साम्राज्य का सारा सोना और चांदी खत्म हो गया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों और बाकी जितने फैक्ट है ऑलरेडी हम ऊपर का जितना फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए आज हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। श्रीलंका के साहित्य, महावंश, दीपवंश का चर्चा ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो इस पर चर्चा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यही दोस्तों यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज बताया है, यहाँ पर वही पॉइंट है जो ऑलरेडी कह चुके कि मेगास्थनीज बता रहा है कि भाई कैसे व्यापार होता था। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हाँ मेगास्थनीज ये भी बताया है कि मेगास्थनीज बताया था कि मोतियों का देश तो पांड्य राज है ही, मोतियों का तो देश है ही, लेकिन साथ ही साथ जो पांड्य है दोस्तों वो एक मातृसत्तात्मक देश है। मातृसत्तात्मक कहने का मतलब महिलाओं के द्वारा शासन किया जाता पांड्य राज में। अब कितना सच्चाई है क्या है, लेकिन जनरली अगर पूछा जाए, सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाए कि किस लेखक के द्वारा कहा गया है कि पांड्य राज में मातृसत्तात्मक शासन प्रशासन था, तो दोस्तों यहाँ मेगास्थनीज कहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से अगर सवाल आएगा तो आपको यहाँ पे बनाना है। फिर यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि इसका राजकीय चिन्ह क्या दोस्तों, तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। राजकीय चिन्ह मछली है, मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी चर्चा हो गया दोस्तों। इसका राजधानी मदुरै है। मदुरै दोस्तों आप देखोगे कि संगम साहित्य में जो 2 संगम साहित्य हुआ, प्रथम संगम साहित्य और दोस्तों तृतीय संगम साहित्य। पहला संगम साहित्य मदुरै में हुआ था जिसके अध्यक्षता अगस्त ऋषि किए थे। द्वितीय दोस्तों कपाटपुरम में हुआ था जिसके अध्यक्षता ऋषि अगस्त और साथ ही साथ तोलकापियर। और लास्ट वाले दोस्तों में आप देखोगे दोस्तों तो नकीरर किए थे तृतीय सम्मेलन। तो तीनों दोस्तों देखोगे तृतीय भी मदुरै में हुआ था। तो मदुरै में राजधानी था पांड्य का, और पांड्य राज के राजाओं ने ही कवियों को संरक्षण दिया था। जो संगम साहित्य में जितने भी कवि इकट्ठे हुए थे, कहा जाता है कि 10,000 वर्षों तक लगभग सम्मेलन चला और 8,500 से ज़्यादा राजाओं ने, कवियों ने भाग लिया। और इसमें कम से कम 190 के आसपास, 97 के आसपास राजाओं ने संरक्षण दिया था। तो संरक्षण दिया था, तो कौन राजा संरक्षण दिया था संगम साहित्य को? तो पांड्य राजा। तो मदुरै इन लोग का राजधानी था दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हो। हालांकि सारा कहानी हम लोग दोस्तों संगम साहित्य का जो हम लोग पार्ट 1 है उसमें इसमें डील किए हैं डीपली में। तो अगर जो नए स्टूडेंट है वो जाके हमारा पहला लेक्चर देखेंगे, उनमें उसमें मैं बहुत ज़्यादा ही डीपली में डिस्कस किया हूँ। अब इसमें थोड़ा राजवंश दोस्तों देखते हैं कि कहाँ का इलाका है। तो इसमें 3-4 राजवंश मेन देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला राज यहाँ देखो दोस्तों, नेडियोन या नेंदियोन इसको बोलते हैं। तो नेडियोन दोस्तों ये पर क्या है दोस्तों, पहला पांड्य राजा है। कहा जाता है कि नेडियोन कहला प्रथम पांड्य राजा, पहला फर्स्ट किंग वाज नेडियोन। तो नेडियोन का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दोस्तों कि समुद्र पूजा। यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है, नेट के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था कि समुद्र पूजा किस राजा ने किया। एक चोल राजा, चेर राजा, पांड्य राजा। तो पांड्य राजा। अब पांड्य राजा में भी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों कि पांड्य राजा में किसने किया, नेडियोन किया है कि नेंदुजेलियन किया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नेडियोन किया। समुद्र पूजा का उद्घाटन दोस्तों नेडियोन किया।
तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछा गया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। तो यहाँ पर समुद्र पूजा के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा है, यज्ञ करने वाला पहला राजा कौन है? तो यज्ञ करने वाला दोस्तों पदाग सलाई। सलाई का कहने का मतलब माचिस, मैच बॉक्स दोस्तों। मैच बॉक्स का मतलब होता है माचिस, और माचिस से आग लगता है तो आग मतलब यज्ञ। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सलाई, सलाई कौन ऐसा राजा था जिसने यज्ञ शुरू करवाया? तो सलाई, मैच बॉक्स, माचिस। तो यहाँ पर याद रख सकते हो पदाग सलाई के द्वारा यज्ञ करवाएगा। तो बस ये दो राजा, बस खाली फैक्ट के लिए याद रखिए कि पहला जो नेडियोन राजा है जो समुद्र पूजा किया, और दूसरा जो राजा वो यज्ञ पूजा किया। बाकी ये दो राजा का इतना ही रोल है, बाकी कोई खास योगदान नहीं है पांड्य राजा में। असली जो योगदान है दोस्तों नेंदुजेलियन, जो सबसे नेंदुजेलियन सबसे महत्वपूर्ण राजा इसमें इसलिए क्योंकि तलैया लंगानम का जो युद्ध था, तलैया लंगानम का युद्ध में दोस्तों इस देखो कि चेरों को भी बहुत पूछा जाता है कि तलैया लंगानम जो युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता था? तो आप देखोगे दोस्तों कि तलैया लंगानम में आप यहाँ पर जो 3 राज है, तो यहाँ पांड्य राज दोस्तों चेर को भी हराया और चोल को भी हराया, और इसके साथ 5 अन्य सरदार भी थे। तो आप कह सकते हो कि तलैया लंगानम किसने जीता था? तो पांड्य राजा ने जीता था। किसको हराया था? तो चेरों को और चोलों को। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे दोस्तों, जब चोल साम्राज्य पढ़ रहे थे तो बताए थे कि वेनी का युद्ध, तो वहां पर वेनी का युद्ध में दोस्तों चोल राज किसको हराया था? तो पांड को और चेर को। लेकिन यहां पर कौन हरा रहा? चेर को और चोल को कौन हरा रहा? पांड्य राजा। तो उससे भी आप लिंक कर सकते हो दोस्तों, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो तलैया लंगानम का युद्ध पूछा गया एग्जाम में कि तलैया लंगानम का युद्ध किस राजा ने जीता? तो नेंदुजेलियन ने। किस वंश का था? तो पांड्य वंश का था। किसको हराया? तो चेरों को भी हराया, चोलों को भी हराया, और 5 अन्य सरदारों को भी हराया था। आर्यपदी कदंड का उपाधि लिया था दोस्तों। बोला जाता है कि आर्यपदी कदंड का उपाधि किसने लिया? तो दोस्तों आप देख सकते हो कि नेंदुजेलियन लिया। आर्यपदी कदंड कहने का मतलब कि आर्य समाज से इन लोग बहुत ज्यादा प्रभावित था। वैदिक संस्कृति को संरक्षण देने में पांड्य राजाओं का बहुत ही योगदान है। आप पढ़ोगे जैसे वैदिक संस्कृति ऋषि अगस्त के द्वारा उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लाया गया था। तो दोस्तों आप देखोगे कि वैदिक संस्कृति को संरक्षण देने में पांड्य राजा का योगदान आप देख सकते हो कि यज्ञ दोस्तों क्या है? वैदिक कर्मकांड। तो वैदिक कर्मकांड को कौन से यहाँ देख सकते हो? पदाग सलाई इसको संरक्षण दे रहा, और बाद के कालों में आप देख सकते हो आर्यपदी कदंड का उपाधि ले रहा। तो बाद में देखोगे जितने वैदिक कर्मकांड को संरक्षण दिया कौन दोस्तों? तो नेंदुजेलियन। तो इसी से आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। यहां से 3 राजाओं का इंपॉर्टेंट, पहला राजा नेडियोन का योगदान क्या है? तो नेडियोन का योगदान यही है कि समुद्र पूजा किया। दूसरा राजा दोस्तों, तो दूसरा राजा पदाग सलाई, जिसका योगदान क्या है दोस्तों? तो यज्ञ में। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण राजा पांड्य है नेंदुजेलियन, और नेंदुजेलियन का योगदान दोस्तों क्या है? तो आप देख सकते हो कि तलैया लंगानम का युद्ध जीता, और साथ ही अपने आप को आर्यपदी कदंड का उपाधि लिया। फिर रोमन साम्राज्य के अगस्त के दरबार में दूत भेजा। जैसे आप दोस्तों इसको तुलना कर सकते हो कि जैसे हम बताए थे कि यहाँ पर चेर है, और यहाँ पर दोस्तों चोल है, और यहाँ पर दोस्तों पांड है। तो चेर राजा हम बताए थे कि चीन में अपना दूत भेजा था। सेन गुटवन जब पढ़ा रहे थे दोस्तों तो याद करिए, चीन में भेजा था। चोल राजा देशतली श्रीलंका में अपना दूत भेजा था। कहने का मतलब श्रीलंका को तो जीत ही लिया था, लेकिन अपना दोस्तों प्रतिनिधि को भेजा था। तो चोल राजा दोस्तों श्रीलंका में अपना प्रतिनिधि को भेजा था, और पांड्य राजा दोस्तों रोम में अपना प्रतिनिधि को भेजा। रोम सम्राट अगस्टस के यहाँ अपने दूत को भेजा है। तो दोस्तों यहाँ से तीनों से लिंक करके आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो मेगास्थनीज है इसको जिक्र किया इस बात का। तो यहां से दोस्तों भी आप पॉइंट को याद रख सकते हो। फिर आप दोस्तों नीचे वाले पॉइंट में थोड़ा सा आते हैं। हाँ, इसका सबसे महत्वपूर्ण घटना दोस्तों आप देखोगे नेंदुजेलियम महाकाव्य। हाँ, नेंदुजेलियम का एक स्टोरी आपको दोस्तों पता होगा। जैसे इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो नेंदुजेलियम के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि पांड्य राजा जो था ये, तो आप यहाँ मदुरै में हम लोग जब पढ़े थे
तो हम लोग दोस्तों जब देखे थे कि मदुरै में यहाँ पर नेंदू जेलियन राजा होता, पांड्य राजा होता। तो जब शिल्पाधिकारम जो बुक है दोस्तों, शिल्पाधिकारम का कहानी हम लोग पढ़े थे पहले लेक्चर में, जिसमें बताया था कि इसमें जो एक कोबलन और कनगी, कोबलम और कनगी पति पत्नी होता है, लेकिन पायल चोरी के कारण, कोबलन पे पायल चोरी के कारण जो नेंदू जेलियन इसको क्या करता, मृत्यु दंड दे देता है। तो मृत्यु दंड दे देता है, जबकि असली में पायल चोरी करता नहीं है, क्योंकि पायल इसकी वाइफ कनगी की ही होती है। लेकिन गलती निर्णय दे देता है कौन, नेंदू जेलियन, क्योंकि बाद में कनगी दूसरा पायल लेके राजा के पास पहुंचती है और बोलती है मेरा पति एक पायल बेचने के लिए गया था, बिजनेस करने के लिए, उसके पास पूंजी नहीं था, इसीलिए मैं अपना एक पायल दी थी कि आप बेच दो, और दूसरा पायल मेरे पास है। जबकि इस पे चोरी का इल्जाम लग जाता कि मदुरै की राजकुमारी को पायल चोरी करके बेचने गया था, और इस कारण से नेंदू जेलियन इसको मृत्यु दंड दे देता है। बाद में जब कनगी आती है और बोलती है कि आपने गलत निर्णय दे दिया, आपके द्वारा गलत डिसीजन हुआ है, तो नेंदू जेलियन को बात पता चलते हैं दोस्तों, अपने आप में आत्महत्या, कहा जाता है कि गलत निर्णय देने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। एक मूवी होगा दोस्तों बुलंदी, आप देखे होंगे, बुलंदी एक मूवी अनिल कपूर का, और इसमें रजनीकांत भी है। तो रजनीकांत दोस्तों एक पंचायत का मतलब हेड होता है, तो रजनीकांत का लीगेसी को अनिल कपूर संभालता है। तो अनिल कपूर का 2 भाई होता है, उसमें डबल रोल है। तो अनिल कपूर के द्वारा अपना छोटा भाई के लिए गलत निर्णय हो जाता है। कहा जाता है कि जो जज के कुर्सी पे बैठेगा उससे कभी गलत निर्णय नहीं होगा। तो अनिल कपूर को दोस्तों गलत निर्णय दे देता है, लेकिन उस समय इसको एहसास नहीं। तो बाद में जब इसको पता चलता है कि इसके द्वारा गलत निर्णय दिया है, तो कुर्सी पर बैठते ही दोस्तों इसका मृत्यु हो जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि इसमें नेंदू जेलियन उसी तरह का राजा है कि गलत निर्णय देने के कारण अपना प्राण त्याग देता है। इसका स्टोरी दोस्तों हम लोग संगम साहित्य में बताए थे, पहले वाले वीडियो में आप जाके देखोगे, इसको डीप में मैं बताया हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर सवाल है वही बुलंदी मूवी का एग्जाम्पल, इसमें कहा जाता है कि गलत कोबलन का जो स्टोरी है किसके, शिल्पाधिकारम जो स्टोरी है, तो इसमें पूछा जाएगा कि शिल्पाधिकारम जो स्टोरी है उसका जो नायक है और नायिका है वो किस राजवंश के तहत पूरा का पूरा जो ये स्टोरी चला, तो नेंदू जेलियन के तहत, नेंदू जेलियन राजवंश के तहत। फिर आप देखोगे दोस्तों अंतिम पांड्य राजा नली व कोडन। अब इसमें दोस्तों है कि पांड्य राजा का राजधानी कहाँ था, तो अभी तक दोस्तों हम लोग देखे थे कि मदुरै, क्योंकि मदुरै ही पांड्य राजा का राजधानी था। डायग्राम में भी मदुरै देखे और देखे कि संगम साहित्य के जितने भी राजधानियां थी, संगम साहित्य के जो 2 सम्मेलन मदुरै में हुए, कपाटपुरम भी मदुरै से बगल में ही था दोस्तों, तो उसको भी मान के चलो कि मदुरै के इलाके में ही था। लेकिन प्रथम राजधानी यहाँ पर दोस्तों कोरकई है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पांड्य राज का प्रथम राजधानी कहाँ था, प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, तो करकई था। जैसे वहां हम लोग चोल राजधानी के उरैयर देखे थे दोस्तों, लेकिन चेर का, लेकिन इसका मंतूर भी एक पहला राजधानी था। जब हम लोग पढ़े थे कि चेर राजवंश का राजधानी कहाँ था, तो उरैयर तो था, लेकिन उरैयर के पहले मंतूर भी था, बाद में वांजी बना, टोंडी बना, देखे थे दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पर इस प्रकार फिर चेल को भी तुलना करिएगा, तो चोल का राजधानी आप देखे रहे दोस्तों, बाद में कहाँ हो गया था, तंजावुर हो गया था। तो यहाँ पर तंजौर या तंजावुर बोलो दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से पूछेगा कि पांड्य राज का असली राजधानी तो मदुरै था, लेकिन इनकी प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी। तो दोस्तों ये था पांड्य से रिलेटेड अब तक जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब यहाँ इसका मदुरा कपड़ा के लिए फेमस था, हाथी दांत के लिए फेमस था, कोरकई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह मोतियों के लिए। तो दोस्तों ये 2 राजधानी याद रखिएगा। जो कपड़ा के लिए फेमस था दोस्तों वो था मदुरै, तो दूसरा राजधानी था, और मोतियों के लिए जो फेमस था दोस्तों वो कोरकई था, जो इसके बारे में मेगास्थनीज भी डील किया है, और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में भी जिसका जिक्र है, और साथ ही साथ प्लिनी का भी बुक में इसका जिक्र है दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आपको याद करके चलना है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों नेलकांडा बंदरगाह पर नियंत्रण कोटम है, एक और बंदरगाह दोस्तों नेलकांडा। तो तीन इंपॉर्टेंट शहर दोस्तों आप याद कर सकते हो। एक पहला हो गया मदुरै,
एक पहला हो गया दोस्तों मदुरै, दूसरा हो गया कोरकाई और तीसरा हो गया नेलकांडा। तो ये तीन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नेलकांडा कहाँ है? तो कोट्टम के पास है। अब पांड्य राज का जो क्या था राजकीय चिन्ह? तो मछली था, इसको हम लोग देख लिए थे। इसके पास भी नियमित सेना रखने, कहा जाता कि कौन से शासक नियमित सेना रखने का शुरुआत किया? तो पांड्य राजा दोस्तों। जैसे हम लोग मध्यकाल में पढ़ते हैं कि नियमित सेना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था, उसी प्रकार इसमें बोला जाएगा नियमित सेना मतलब परमानेंट, जिसको वेतन वगैरह सैलरी वगैरह मिलता था दोस्तों, पांड्य राजा है। तो इस बात को याद रखिएगा, इसको तुलना कर सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट, ये तो हम लोग देख ही ले। पांड्य राजा वैदिक यज्ञ करते थे, ये तो दोस्तों हम लोग देख ही लेके अपने आप को तो किस प्रकार से आर्यकोंडम का उपाधि जो ले रहे थे। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो वैदिक के गला अब विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता, मतलब महिलाओं की स्थिति के बारे में जिक्र किया थोड़ा सा, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन ये वैदिक यज्ञ वाला दोस्तों याद रखिएगा। महिलाओं की स्थिति तो हालांकि अच्छा था, क्योंकि मेगास्थनीज बोला था मातृसत्तात्मक प्रधान समाज है, लेकिन फिर भी मातृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ये पॉइंट को आप याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी है। कंट्राडिक्टरी पॉइंट से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं कि मातृसत्तात्मक समाज है तो महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी। अब सवाल है कि काल भ्रष्ट के द्वारा पांड्य राजा का अंत हो गया, तो ये जो प्राचीन काल का जो पांड्य राजा दोस्तों, इसका अंत हो गया। हम बोले कि प्राचीन काल में भी पढ़ेंगे चोल, चेर, पांड्य, और मध्यकाल में भी पढ़ेंगे चोल, चेर और पांड्य। तो प्राचीन काल वाला पांड्य दोस्तों जो संगम साहित्य के तहत था, इसमें बोला गया कि काल भ्रष्ट जो नामक जनजाति के आक्रमण के कारण पांड्य राजा का क्या हो गया? पतन हो गया। बाद में मध्यकाल में फिर से पांड्य राजा उभर कर आएगा, जब हम लोग मध्यकालीन पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों ओवरव्यू देख लेते हैं कि पांड्य राजा का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर मातृसत्तात्मक के बारे में ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके। ये भी हम बोले कि रोमन में दूत भेजा था, इसके बारे में भी डील कर चुके दोस्तों। पांड्य राजा रोमन में दूत भेजा था, चेर राजा चीन में दूत भेजा था, और चोल राजा श्रीलंका में दूत भेजा था। तो दोस्तों ये तीनों को तुलना करके आप देख लो, मातृसत्तात्मक समाज था, लेकिन मातृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद यहाँ की विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो कंट्राडिक्टरी पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ रोमन सम्राट अगस्तक के पास अपने दूत भेजा थे, पांड्य राजा यज्ञ करते थे। तो ये तो ऑलरेडी सारा हम लोग डिस्कस पॉइंट कर चुके हैं दोस्तों। अब है यहाँ पर ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पहले वीडियो में बताया था कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट के कुछ बंदरगाह। अब बाद के पांड्य राजा 13वीं से 14वीं शताब्दी में के मध्य, तो देखो कि प्राचीन काल के बाद, और ये दोस्तों मध्यकाल के है। तो मारवन प्रथम दोस्तों ये पांड्य राजा, मध्यकाल का पांड्य राजा है। मारवन प्रथम, जताव बर्मन सुंदर पांड्य प्रथम, इसकी राजधानी कांची, माध्यमिक जो राजधानी थी कांची थी दोस्तों। तो ये था मध्यकाल पांड्य। हम लोग प्राचीन काल पढ़े, मध्यकाल में थोड़ा सा इंट्रो दे दिए हैं, आपके अंदर जिज्ञासा डाल दिए हैं कि थोड़ा सा इसको जाके आप लोग पढ़िएगा। अब थोड़ा सा हम लोग तुलना करते हैं दोस्तों तीनों में, जैसे कि सिलेबस सिनोप्सिस में देखे थे, तो तुलना दोस्तों करेंगे हम लोग। तो तुलना करोगे दोस्तों तो आप, जैसे यहाँ पर चोल राजा, तो तुलना दोस्तों करोगे, तो तुलना करने के दौरान आप देखोगे जैसे कि चोल राजा में 3 इंपॉर्टेंट है। पहला राजा दोस्तों कौन है? तो पहला राजा दोस्तों आप देख सकते हो कि उरुपाहरर पहला राजा है। दूसरा राजा एलारा जो श्रीलंका को जीता था और लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था श्रीलंका में। और तीसरा राजा चोल में कारिकल था, जो श्रीलंका को जीत के वहां से लगभग 12,000 सैनिकों को, गुलामों को ले आया था और कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर का बांध बंधवाया था। तो चोल के 3 महत्वपूर्ण राजा यही है। इसका प्रतीक चिन्ह बाघ है, और ये अपना दूत कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। और इसके प्रमुख राजधानी देखो मंतूर, सबसे पहला राजधानी मंतूर, बाद में उरैयर बना, फिर तंजावुर, और एक पुहार का जो स्थापना कारिकल के द्वारा, पुहार जिसको कावेरी पत्तनम बोलते हैं। तो दोस्तों आप तुलना करो, इसी को अगर तुलना करोगे पांड्य से, तो पांड्य राजा में नेडियन देख लिए, नंदू जेराल देख लिए दोस्तों, सलाई,
पादप सलाई देखे तो दोस्तों 3 राजा हम लोग पांड्य राजा में भी देखे। ये भी कैसे देखे, निंदुजेलियन जो बहुत फेमस था। तो आप 3 राजा पांड्य का देखिए और 3 राजा चोल का देखिए। और दूत यहां देखिएगा, पांड्य अपना दूत कहां भेजा, तो रोम में। उसका पांड्य का राजकीय चिन्ह क्या था दोस्तों, तो मछली। तो ये दोस्तों किसका, चोल का। थोड़ा चेर का देखते हैं। चेर का आप दोस्तों देखोगे, याद रखना दोस्तों, तुलना इसलिए करवा दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये चोल का जितना भी जो मंतूर है, उरैयर है, तंजावुर है, पुहार है, कावेरी पत्तनम दोस्तों, तो यहां से सवाल अक्सर यूपीएससी पूछता है, इसीलिए मैं यहां पर अलग से तुलना करवा दिया हूं। चेर में महत्वपूर्ण राजा में दोस्तों उडियनजेराल, निंदुजेराल, इलांगो और सेनगुटवन। तो इलांगो वही है दोस्तों, तो शिल्पाधिकारम जो बुक लिखा है, जो साहित्य काव्य लिखा है, शिल्पाधिकारम जो काव्य लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया, इलांगो के द्वारा लिखा गया, जिसमें कनगी और कोवलन की कहानी है। और सेनगुटवन दोस्तों सबसे ताकतवर राजा होता है, जिसको क्या बोला गया, लाल चेर भी बोला गया। तो सेनगुटवन चेर का बहुत ही ताकतवर राजा होता है। फिर आप दोस्तों देखोगे इन लोग का राजकीय चिन्ह क्या था, धनुष। ये अपना दूत कहां भेजा था, सेनगुटवन अपना दूत दोस्तों चीन भेजा था। तो तुलना भी हो गया साथ में साथ। और यहां पर दोस्तों आप देखोगे कि अंतिम पॉइंट थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, इसका जो मुख्य राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो सबसे पहले चेर का राजधानी वंजी होता है, फिर कुरूर भी होता है, बाद में टोंडी भी होता है। मुसूरी और जो मुजरिस व्यापार के लिए फेमस था, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बता रहे थे, मुजरिस से जो रोम का सारा सामान मुजरिस में उतरता था। और यहाँ से दोस्तों क्या होता था, यहाँ से मसाले वगैरह जाते थे और वहाँ से सोना और चांदी आता था। मुजरिस बंदरगाह पोर्ट पे उतरता था, जो हम बताए थे किस प्रकार से सेनगुटवन वगैरह जो कदम्ब डाकुओं को हराया था लास्ट लेक्चर में जब हम लोग पढ़ा रहे थे। तो दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देख सकते हो। तो तीनों का तुलना हो गया। और ये पश्चिमी तट के कुछ बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह जो आपको पढ़ना होगा। पश्चिमी तट कहने का मतलब दोस्तों इस साइड में, इधर पश्चिमी तट और पूर्वी तट में। तो पश्चिमी तट में दोस्तों 4 बंदरगाह, मुजरिस, भरूचकच, सोपारा और कल्याण। पूर्वी तट में 2 बंदरगाह, एक ताम्रलिप्ति और एक अरिकमेड़ू। तो दोस्तों यहाँ से भी सवाल यूपीएससी का ऐसे फेवरेट टॉपिक है, इसीलिए मैं चार्ट के माध्यम से बता दिया हूँ। तो आज दोस्तों हमारा पूरा संगम साहित्य खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे दक्षिण भारत के राज, और दक्षिण भारत के राज में सबसे प्राचीन राज दोस्तों है वो चोल है, चेर है और पांड्य है। और सबसे प्राचीन राज चोल, चेर, पांड्य का जिक्र संगम साहित्य में था। क्योंकि आप देखोगे कि प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में सबसे पहले होता है स्टोन एज। स्टोन एज में लोग क्या करते दोस्तों, तो स्टोन एज के तहत देखोगे पाषाण काल में लोगों का जीवन शैली पत्थर पर डिपेंड था। उस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था। लेकिन आप देखोगे कि पाषाण काल के बाद धीरे धीरे लोह युग आएगा। लोह युग के बाद साहित्य का विकास सबसे पहले साउथ में कब होगा, तो साउथ में सबसे पहले संगम में होगा। जबकि उत्तर भारत का तुलना कीजिएगा तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, पाषाण काल के बाद उत्तर भारत में हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में भी साहित्य का प्रमाण मिलता है, पिक्टोग्राफी लिपि का विकास हुआ है। और वैदिक साहित्य में भी दोस्तों देखते हैं हम लोग की लेखन कला था। लेकिन बाद में आप देखोगे उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में आते आते उसका संकलन वगैरह होने लगा था। उसी प्रकार दक्षिण भारत में आप देखो कि महापाषाण काल, आप पढ़ोगे महापाषाण काल। महापाषाण काल के बाद सबसे पहला बार साहित्य का प्रमाण किस में मिलता है, तो संगम साहित्य में मिलता है। तो तुलना कर सकते हो हड़प्पा को संगम से या वैदिक को संगम से, कि साहित्य का प्रमाण सबसे पहले कब मिलता है। और इतिहास जानने के स्रोत में हम लोग देखते हैं दोस्तों, या तो पुरातात्विक स्रोत या तो साहित्यिक स्रोत। तो साहित्य स्रोत में संगम साहित्य, और संगम साहित्य में कौन सा राजवंश है, तो चोल है, चेर है और पांड्य है। तो उसी के तहत दोस्तों संगम साहित्य मेरा पहला लेक्चर था। दूसरा में हम लोगों ने चोल देखा, तीसरा में चेर और आज पांड्य है। तो दोस्तों ये पूरा खत्म होगा, इसको आप बढ़िया से ध्यान से रिवीजन करिए। और किसी प्रकार का डाउट हो मुझे कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।